हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्नाटा स्टडी पर। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स में चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इन सब की बातें करेंगे। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहला इसके लिए हमें एक टर्म मालूम होना चाहिए, होता क्या है, और वह फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, जब कोई सरफेस के साथ कोई अदर सरफेस रब होता है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड ड्यू टू रबिंग। इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड ड्यू टू रबिंग ऑफ टू सरफेसेस। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप जब हेयर कॉम्ब लेते हैं, यानी कि जो आप कंघा जिससे आप बाल खींचते हैं, हेयर कॉम्ब, और उसको जब बालों पर रब करते हैं, हेयर्स पर रब करते हैं कॉम्ब को, तो उसके बाद आप पेपर्स को अगर लेते हैं, पेपर्स के छोटे छोटे पार्ट्स को, एंड देन उसके पास वही आप हेयर कॉम्ब लगा देते हैं, तो वो अट्रैक्ट करने लगता है। वो अट्रैक्शन आ जाता है उसके अंदर। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसे एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आ जाती है। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पार्टिकल्स उस कॉम्ब की तरफ, मानते ये कॉम्ब है, तो उस कॉम्ब की तरफ वो पेपर पार्टिकल्स जाने लगते हैं। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि आपके जो बाल हैं और जो हेयर कॉम्ब है यानी कंघा है, उसके बीच में जो रबिंग हुई, उसकी वजह से उसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ गई। ठीक है, ऐसी बहुत से और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे आप ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल कि जब हम लोग सिल्क को लेते हैं और ग्लास रॉड लेते हैं, सिल्क और ग्लास रॉड, और फिर जब इनको आपस में रब करते हैं तो इनके बीच भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सिल्क हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स आ जाती है। क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी सेम चार्जेस, ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, रिपेल करते हैं। और वहीं जो डिफरेंट चार्जेस होंगे, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, ये दोनों लाइक चार्जेस है तो ये रिपेल करेंगे। और वहीं जो डिफरेंट चार्जेस होंगे, जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जल्दी से बढ़िया से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए, जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हमें इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातें कर रहे होती हैं। अब इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि जब हम दो सरफेसेस को रब करते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये मूव नहीं हो पाती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। जैसे अब इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये दूसरे पॉइंट पर नहीं जा पाएगी, ये जा ही नहीं पाएगी दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, इसी वजह से हम इसे स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी यहीं पे रुकी रह जाएगी। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें यही बोला गया है कि कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स पर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर। मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे किसी बॉडी में, जैसे हमारे पास एक ये बॉडी रही जिसको हमने नाम दे दिया ए, और एक दूसरी बॉडी रही जिसको हमने नाम दे दिया बी, तो अगर ए बॉडी जो है ये बी को इलेक्ट्रॉन देता है
तो ए के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बॉडी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और वहीं पर बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जिसमें जाएगा उसे नेगेटिवली चार्ज बना देता है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सभी टॉपिक्स हैं, बट ये सभी को मालूम होते हैं तो इन पे हम नहीं जाएंगे। हम इनके आगे के टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ये सभी को पता होता है। तो चार्ज तो एक बेसिक सी बात है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, I = Q/T, ठीक है, मतलब करंट = चार्ज अपॉन टाइम। इसी से हम चार्ज निकालेंगे तो इससे आता है चार्ज = इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला यही होता है, Q = IT, जो कि करंट के फॉर्मूले से निकल के आता है, करंट के फॉर्मूला से डेराइव होके आता है। तो अभी ये चार्ज जो होता है ये होता क्या है, मतलब ये आया कहाँ से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब 1 एम्पियर करंट जितने टाइम में पास हो जाएगा, जैसे 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास हो गया तो यहाँ चार्ज हो जाएगा 1 कूलम, मतलब जितना करंट जितने टाइम में पास हो जाए उन्हीं का प्रोडक्ट होता है हमारा चार्ज, ठीक है। चार्ज वेस्ट निकल के आता है, तो ये तो सभी को मालूम पड़ गया, फॉर्मूले से ही आता है ये तो SI यूनिट क्या होती है चार्ज की, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो आप चाहे तो इससे निकाल लें तो इससे आएगा एम्पियर सेकेंड, बट ये इस यूनिट हमारी जगह यूज़ नहीं करते हैं। हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वह है कूलम, और इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कूलम। तो आई होप ये तो समझ आ रहा होगा, तो ये सब नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनवेरिएंट थियरी ऑफ चार्ज, यानी एक थियरी है चार्ज के बारे में। ये बेसिकली एक छोटी सी बात कहती है दैट चार्ज एट रेस्ट = चार्ज एट मोशन, मतलब यदि कोई बॉडी चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, चाहे कोई बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसका जो चार्ज होगा वो हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है, चाहे कोई बॉडी रेस्ट में हो चाहे कोई बॉडी मोशन में हो। लिख लेते हैं, चार्ज ऑन ए बॉडी रिमेन्स इक्वल इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास 9 10th में, दैट Q = NE। इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज = प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे आपने एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ट्रांसफ़र होगा। तो ये कहता है दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और भी कुछ कहता है, वो क्या कहता है, कहता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो बातें कहता है, क्या क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को हम ना बना सकते हैं और ना ख़त्म कर सकते हैं। और भी कुछ कहता है, क्या कहता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसके बाद एनिहिलेशन
और प्रोडक्शन पेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ इस तरीके से एक पेयर मिल जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि गामा रे फोटोन से निकला होता है। ठीक है, ये गामा रे फोटोन से निकला हुआ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मिल जाता है। ये आता कैसे है, देखिए होता क्या है, जब एक गामा रे फोटोन जिसमें चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, एक गामा रे फोटोन जिसमें चार्ज जीरो होता है, वो जब न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। ये देखिए मैं पॉइंट लिखता हूँ, पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहा था कि आप ये पॉइंट्स आपके दिमाग में जल्दी बैठेंगे इसलिए। तो जब कोई गामा रे फोटोन एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, यानी उसके कब्जे में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज बन के निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर कह दें इलेक्ट्रॉन बन के निकलता है, और वो इस तरीके से निकलता है कुछ। जब गामा रे फोटोन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकला। ठीक है, और चूँकि इसमें चार्ज पहले भी जीरो था तो यहाँ बाद में भी जीरो ही है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, ये जीरो हो जाना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल रहा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन, तो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से होता है। यहाँ हमारा गामा दो इलेक्ट्रॉन्स में टूट रहा था, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स गामा और गामा में टूटेंगे। अब ये कैसे आएगा, ये ऐसा है कि जब एक मतलब गामा रे फोटोन जो होता है, तो यहाँ पे हमें गामा रे फोटोन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे गामा रे फोटोन से इलेक्ट्रॉन आए थे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन से गामा रे फोटोन निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो ये एकदम उसका उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पॉजिट्रॉन, देखिए जब इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज में आ जाता है तो उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन नहीं कहते, पॉजिट्रॉन कहते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज का हो। तो जब एक इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाए, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन था और ये पॉजिट्रॉन था, ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक। ठीक है, जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो ये आपस में गामा और गामा फोटोन को दे जाते हैं और ख़ुद नष्ट हो जाते हैं। गामा गामा रे फोटोन आ जाता है और ख़ुद ये नष्ट हो जाते हैं। फिर से, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन कम्स एक्सट्रीमली नियर टू ईच अदर दे डिसअपीयर्स एंड गिव्स गामा रे फोटोन। ठीक है, तो ये था पेयर एनिहिलेशन। बच्चे ये सोचते हैं कि एकदम आसान सा टॉपिक है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में इस बार MCQ आने हैं तो हो सकता है इसमें फंसा दें। ठीक है, तो ये एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, तो देखिए जब ऐसी कोई बॉडी होती है जो अनचार्ज हो, मतलब एक अनचार्ज बॉडी ले ली, जैसे ये है। ठीक है, अनचार्ज बॉडी, इसको नाम दीजिए BC। अनचार्ज बॉडी मतलब इसमें माइनस और प्लस चार्जेस इक्वल होंगे। ठीक है, माइनस और प्लस चार्जेस हमेशा इक्वल रहेंगे इसमें, तो ये अनचार्ज बॉडी है। आप जब एक अनचार्ज बॉडी मतलब माइनस भी होंगे और प्लस भी होंगे, अब जब इस अनचार्ज बॉडी के पास हम कोई चार्ज बॉडी लाते हैं जिसमें कोई भी एक टाइप के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, मान लेते हैं प्लस के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी जब लाते हैं तो क्या होगा, ये चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो मैंने क्या बताया था कि माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्लस चार्ज की वजह से ये जो पूरा माइनस चार्ज है ना, पूरा माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज की तरफ आ जाएगा इधर पे। ठीक है, और जो बाकी इसका प्लस चार्ज है वो दूसरी तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इधर माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज इधर क्यों आया, इस प्लस चार्ज की वजह से। अब हम अगर यहाँ पे फिंगर अपनी टच करा दें, या कोई भी कंडक्टर है जो अर्थ से डायरेक्टली टच है। ठीक है, अब जैसे मैं मान लेता हूँ ये अर्थ से टच था, ये कंडक्टर है जो अर्थ से टच था, और हमने इसमें जब टच कराया तो इससे क्या होगा, जितना भी ये प्लस चार्ज था ये पूरा अर्थ में चला जाएगा। ये जितना ही प्लस चार्ज है ये पूरा अर्थ में चला जाएगा, और फिर यहाँ पे पूरे माइनस चार्ज फैल जाएगा। जब हम वापस अपनी फिंगर हटा लेते हैं, वापस फिंगर से हटा लेंगे तो यहाँ पे पूरे में फिर माइनस चार्ज फैल जाएगा,
और ये इस तरीके से इससे माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूरा प्लस चार्ज तो चला गया अर्थ में, तो यहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा एंड ये चार्ज बॉडी बन जाएगी। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा कि ये तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था उसका नियम तोड़ता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जो चार्ज इसमें था वो अर्थ में आ गया, तो ना डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ, बस एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, मैंने बताया था ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, तो ये ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंजर्वेशन का लॉ था वो भी नहीं तोड़ रहा। अब हमारा आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कूलम्स लॉ, और यही आखिरी टॉपिक है। तो ये कूलम्स लॉ क्या कहता है, तो कूलम्स लॉ कहता है दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये आता कैसे, यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, R क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये सब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, तो ठीक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स तो करेंगे, यानी या तो एक आपस में अट्रैक्ट होंगे, एक ही दूसरे की तरफ आएंगे, या तो रिपल्स होंगे यानी अलग अलग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा भाई, अट्रैक्ट करेंगे तो भी कुछ फोर्स लगेगा, और अगर रिपल्स करेंगे तो भी कुछ फोर्स लगेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस फोर्स के। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो R है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो अट्रैक्ट और रिपल्स कम होंगे, कम फोर्स लगेगा, तो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि रेडियस ज़्यादा मतलब डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, फोर्स ज़्यादा तो डिस्टेंस कम, है ना। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट करते हैं। अब इन लोग जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ हमारा कुछ K आएगा, तो इस तरीके से आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो K होता है यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये याद रखिए, न्यूमेरिकल में इसका यूज आता है, 9 × 10⁹ होती है इसकी वैल्यू। तो यही हम K की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये घूम फिर करके आ जाता है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम कह लें या फ्री स्पेस कह लें, तो ये होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कूलम्स लॉ आता है। और यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट की भी खुद की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12, और आगे लगता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।